सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हो दोस्त? आई होप कि तुम लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, मजे काट रहे होगे और सारी चीज़ें तुम्हारी क्लासेस मस्त चल रही होंगी, स्कूल बढ़िया चल रहे होंगे और तुम सभी हेल्दी होगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8। हमारी जो सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर लॉज बनते हैं, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के अपने इस चैप्टर में। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ही हमारा कह रहा है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, देखो, पहली चीज जो ये आती है ना कि हमें पार्लियामेंट की आखिर नीड क्यों पड़ी। क्या क्वेश्चन है भाई? पार्लियामेंट की हमें नीड क्यों पड़ी? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या जो भी हमारे लीडर्स थे, उनके मन में ऐसे ख्याल क्यों आया? उनके मन में ये क्यों आया कि भैया हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक संसद होनी चाहिए। ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसके लिए तुम्हें चलना होगा एक कहानी की ओर। जब 1600 में हमारे इधर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और 1947 के पहले की अगर तुम बात कर लोगे, 1947 के पहले की, तो इसमें क्या सिनेरियो था कि भाई साहब उस टाइम पर कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी हमारे यहाँ। ठीक है, और वहाँ जो लोग रहते थे, जो पीपल्स रहते थे, अगर पार्लियामेंट बनी भी बाद में तो उनके जो पीपल्स रहते थे, उनके जो लीडर्स थे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना हो करके किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? वो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सारी जो समस्या आई तो लोगों को ये चीज क्लिक करी, उनके मन में आया कि यार कुछ तो होना चाहिए ऐसा। हमारे इंडिया के अंदर भी एक पार्लियामेंट होना चाहिए जहां पर हमारे इलेक्टेड जो लीडर्स होंगे वो बैठेंगे और उसके बाद वो लोगों के लिए काम करेंगे, लॉज बनाएंगे एंड ऑल। ये सारी चीजें देखने को मिली। उनके मन में ख्याल आया कि भैया ये सारी चीजें ना कर दो, उसके बाद ही हमारा देश जो है ना वो अच्छे से चल पाएगा और हम अपनी कंट्री को अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. Presiding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participate. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they looked, but they faced graves. ठीक है, ये चीज जो आपको बोल रहा है भाई, इसको ध्यान में रखना है। एक, इस बात को ध्यान में रखना है दोस्त। अगर तुम 1947 की पहले की बात कर लोगे, ठीक है, तो हमारे जो ब्रिटिश लोग थे, जो भी हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो उनका क्या था कि वो लोग कोई भी लॉ लेकर के आ रहे, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, नए नए रूल्स बना रहे हैं, नए नए लॉज बना रहे हैं और हमें उन सभी कानूनों को, उन सभी लॉज को फॉलो करना पड़ रहा है, उन सभी चीजों को मानना पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग चाहते हैं कि वो हमें नहीं, मतलब चाहते क्या है, अगर वो हमें नहीं पसंद है, वो चीज, वो रूल, जो वो लॉ बना है वो हमें नहीं पसंद है, उसके बावजूद हम लोग फेयर में, किसमें, डर से हम लोग उसे फॉलो करते थे, हम लोग उसे मानते थे। इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while these early legislatures under the British government were in response to the growing demand of the nationalists. They did not allow for all adults to vote. देखो यार, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बोल रहा है भैया? एज फार एज बैक
1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन आवर लेजिस्लेचर। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, कौन थी भाई? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने 1885 में डिमांड की कि हमारे लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए विथ राइट, राइट के साथ उनको ये अधिकार देना चाहिए भाई कि वो अगर वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो उनको सवाल पूछने की फ्रीडम है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, और आपके जो बाकी क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्स दे सकते हैं वो अपना चीजों के ऊपर। उसके बाद वो लोग और क्या कर सकते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि लॉ मेकिंग में, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, एज यू रीड इन चैप्टर 1, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल as well as the participation of different people in struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in the independent India would be able to participate in making decisions. With the coming of independence, we were going to be citizen of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. क्या बोल रहा है ये कहता है कि दोस्त, जब 1947 1947 से पहले जब हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, जब हम लोग ऐसे गुलाम थे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, जो भी रूल्स बन रहे हैं हम मान रहे हैं, हम डर रहे हैं। अगर किसी ने सवाल उठाने की कोशिश की, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की, सरकार से सवाल किया, तो ठीक है, तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। अगर तुम आगे पढ़ोगे क्लास 10th में आके तुम्हें पता चलेगा कि एक एक्ट आया था जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं, जिसके तहत काला पानी की सजा भी हो रही थी। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो अगर सरकार से सवाल करने की कोशिश करता कोई उस टाइम पे, ठीक है, तो क्या होता था कि उसके साथ बहुत बुरा उसको ट्रीट किया जाता था और उसके साथ बहुत गलत करती थी सरकार। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हुई जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। कुछ लोग अपर क्लास के थे, कुछ लोग मिडिल क्लास के थे, कुछ लोग लोअर क्लास के थे, ठीक है, कोई बैकवर्ड क्लास से। तो ये सारे लोग जो थे वो क्या भाई, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया, चाहे मेन हो, चाहे विमेन हो, चाहे वो कोई चिल्ड्रन हो, ठीक है, कोई बच्चा हो, हर किसी ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब ये इतनी सारी जो वैरायटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, तो इन सभी चीजों को नोटिस करते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए जो हमारा देश था वो एक डाइवर्स कंट्री बन गया कि भाई साहब हमारे देश के अंदर तो इतनी डाइवर्सिटी है। अगर तुम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की बात करते हो तो उसके अंदर क्या सिनेरियो था, उसके अंदर था कि भैया एक बंदा कोई है वो तमिलनाडु का है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा वो जम्मू कश्मीर से आ गया, ठीक है, कोई इधर गुजरात से आ गया, कोई उत्तराखंड से आ गया, कोई हिमाचल से आ गया, कोई दिल्ली से आ गया। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोग थे। फिर दिल्ली वाला जो है उसका रहना खाना पीना, उसके जो काम है, उसके जो तौर तरीके हैं वो अलग है, तमिलनाडु वाले के तौर तरीके अलग हैं, जम्मू कश्मीर वाले के अलग हैं और हिमाचल वाले के भी अलग हैं। तो ये सारी जो चीजें थी ये इतनी डाइवर्स थी, इसलिए बोला गया कि भैया हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है। तो अब अगर देखा जाए तो 1947 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा देश था वो आजाद होने वाला था। यानी हम एक ऐसे देश के नागरिक बनने वाले थे जो देश आजाद है।
जहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हो, आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हो, आप सरकार से सवाल कर सकते हो, और सही और गलत के बीच में आप बोल सकते हो। सही है तो सही बोल सकते हो और गलत है तो गलत बोल सकते हो। लेकिन हमारा देश आजाद हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि दोस्त हमारे देश के अंदर हमारी सरकार जो चाहेगी वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पर भी क्या था कि सरकार को सेंसिटिव बनना था हमारे सिटीजन्स के लिए, यानी कि सरकार वही काम करेगी जो हमारे सिटीजन्स के लिए, जो हमारे देश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो उनके हित में होगा, जो काम उनके लिए होगा। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो आज के टाइम पर भी जो हमारी सरकारें हैं वो इसी बिहाफ पे काम करती है कि भैया लोगों का भला हो। ठीक है, तो आजादी का मतलब ये नहीं था कि तुम आजाद हो गए हो तो जो मन में आएगा तुम वो करोगे, नहीं। आजादी का मतलब था कि तुम आजाद हो गए हो लेकिन तुम बंधे हुए हो। किससे बंधे हुए हो? तो तुम्हें याद होगी एक डेट, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जब संविधान जो था वो बनके लागू हुआ था हमारे देश में। ठीक है, तो यही जो था ना, यही एक ऐसी चेन थी, ठीक है, यही एक ऐसी चेन थी जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखा, जिसने आजाद होने के बाद, आजादी के बाद हमारे देश का नाश नहीं होने दिया। अगर मैं बताऊं तो भाई बात ऐसी थी कि अगर जब तुम देखोगे ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर आई थिंक 365 या इससे भी ज्यादा तो हमारे राजवाड़े थे, इससे भी ज्यादा हमारे राज्य थे। ठीक है, पार्ट थे इतने। अब सोचो कि एक ऐसा देश जिसके 365 या उससे ज्यादा पार्ट हैं, अलग अलग हिस्से हो रखे हैं, ठीक है, उन पूरे राज्यों को, उन सभी स्टेट्स को, उन सभी राजाओं को, अब ऐसा नहीं है, देखो 365 अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो 365 किंग्स भी होंगे, रूलर्स भी होंगे। ठीक है, और ऐसा भी तो नहीं है कि हर बंदा जो है, हर इंसान जो है वो इंडिया को पसंद ही करता होगा, वो सरकार को पसंद ही करता होगा। हो सकता है कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को बुरा लगता होगा, हो सकता है ना। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत प्यारा है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं इससे दूर रहना, बड़ा बेकार लड़का ये नहीं आना चाहिए मेरे घर पे, है ना। वही सेम सीन थी कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो इतने तो राजवाड़े थे, 365 के आसपास हमारे पास राजवाड़े थे, इतने हमारे पास रूलर्स भी थे। अब ये जब देश आजाद हुआ तो क्या आपको ये लगता है कि ये सारे जो राज्य हैं, ये सारे जो हमारे राजवाड़े हैं वो एक साथ मिल जाएंगे? क्या लगता है कि अगर लोगों को एक चेन में नहीं बांधा गया, लोगों को एक चेन में ना बांध के ऐसे बोलते कि भाई आज से ना तुम लोग हो आजाद, आज से तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, तो तुम्हें जो मन में आए तुम करो, तुम्हें जो समझ में आए करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, तुम्हें जो ना अच्छा लगे वो मत करो। ये सारी जो चीजें अगर ऐसा दे दिया जाता उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे, तो क्या होता कि हमारा देश आज 28 या 29 राज्य नहीं रहते हमारे देश के। हमारे देश के 365 हिस्से तो पहले हो रखे थे और उसके बाद 100-200 हिस्से और हो गए होते, क्योंकि आजादी के बाद कोई सरकार नहीं रहती। ये 365 भी कब थे? जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, तब तो 365 थे। और जब लोगों को आजादी दे दी कि अब तुम्हें किसी को मारना है मारो, तुम्हें मरना है मरो, तुम्हें जिंदा रहना है जिंदा रहो, तुम्हें खाना है खाओ, जो मर्जी वो करो, ठीक है, तो सोचो कि कितना बुरा हाल होता। लेकिन इन सभी चीजों को, इन सभी जो प्रॉब्लम्स थी, ये सारे जो इश्यूज उस टाइम पे रेज हो रहे थे, उन सभी इश्यूज को सिर्फ एक चेन ने बांध के रखा हुआ था। एक चेन ने उसको बांधने का काम किया और उस चेन का क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान। हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि चाहे एक बैकवर्ड क्लास का बंदा हो, चाहे एक जनरल कैटेगरी का बंदा हो, दोनों ही खुश रहें। हाँ, वो अलग बात है कि आज के टाइम पर जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत नाराज रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से, ठीक है, या हमारी सरकार से। लेकिन
ओवरऑल अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के देखो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी कोई इशू है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको बनने में पूरे 2 साल 11 महीने, ठीक है, और 18 दिन का टाइम लगा था। यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारी एक ऐसी ग्रंथ तैयार कर दी गई जो 1947 से लेकर के 2025 तक अभी तक इतने बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही है, इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है कि किसी को भी इस पे कोई बदलाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हाँ, चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ चीजें वहां से हट रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें चेंजेस आते रहते हैं, बिकॉज इंसान वही है जो अपने अंदर बदलाव करे और ग्रंथ वही है जो अपने अंदर बदलाव की इजाजत दे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर यह चीज लिखना सही है, अगर आज मैं यहां पर 15 अगस्त 1947 लिख रहा हूं तो यहां पर मेरे हिसाब से लिखना सही है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा टीचर आए, वो बोले कि ये यहां नहीं भैया, ये है ना यहां होना चाहिए था, या फिर ये भैया ये तो लिखना ही नहीं चाहिए, इसको तो हटा ही दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, हर किसी की बातें अलग हो सकती है, हर बंदा अपनी चीजें अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे और सारी चीजें तुम उठा करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी कमी नहीं है इन सभी चीजों के अंदर। और ये जो चेन थी ना, ये चेन इतनी मजबूत है कि इसने 365 को, जितने राजवाड़े थे ना हमारे 365 राजवाड़े थे, उन राजवाड़ों को एक साथ जोड़ लिया और इन सभी राजवाड़ों को जोड़ने का जो काम किया था वो किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही जिगर वाले, ठीक है, इंसान ने। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्या नाम था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अगर मैं बात करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया के लिए कौन सा ऐसा काम था, ऐसी कौन सी चीज थी जो करके गए और उन्हें हम आज तक याद रखते हैं, वो आज तक हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो भाई यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमारे इंडिया के अंदर हमारे इंडिया को यूनाइट करने का काम किया था, हमारे इंडिया को एकजुट करने का काम किया था। उन्होंने एक थ्योरी अपनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक थ्योरी अपनाई थी और उस थ्योरी का नाम था साम दाम दंड भेद। वो हर राजवाड़े के राजाओं से मिलते थे, हर रूलर से मिलते थे और उनसे कहते थे कि भैया कुछ पैसा ले लो यार, आओ बातचीत करते हैं, मिलके थोड़ा मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा ना इशू उठ रहा है, तो एक काम करो 365 है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। साम बातचीत करी, अगर वो मान गया तो ठीक है, वरना दाम। साम दाम, दाम का मतलब कि अच्छा तुम नहीं आ रहे हो ना मेरे पास, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें अपने पास फ्री में बुला रहा हूं, एक काम करो तुम मेरे से कुछ रुपए ले लो, एक काम करो तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो, कुछ चीजें ले लो, कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें राइट्स वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें ले लो। दाम, अगर मान गया तो ठीक, वरना दंड भेद, अगर नहीं माना तो तुम्हें मारेंगे, यानी तुम्हें पेल के तुम्हारा राज्य ले लेंगे, लेकिन लेंगे तो, ठीक है। और भेद, हर राज्य जो है, हर राजा जो है, या आज के टाइम पर भी हर इंसान जो है दोस्त, हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता ही होता है। जैसे मेरा सीक्रेट मैं क्यों बताऊं, तुम्हारा सीक्रेट तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये तुम्हें लग रहा होगा कि बस अब चैप्टर तो खत्म ही होने वाला है, लेकिन दोस्त अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो हमारे चैप्टर में हमें पढ़नी है कि आखिर हमें इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों थी, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें पड़ी ही क्यों थी, ठीक है।
देन अगर तुम देखोगे तो अगला है हमारा टॉपिक पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट्स फॉर a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decide about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भैया देखो, हमारी जो कंट्री है ना, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेन जो पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है, वो कौन है हमारे देश का? नॉर्मल सिटीजन। कौन है भाई? कौन है? सिटीजन। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर एक सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करके रखे, उसकी वेलबींग के लिए काम करे और उसके हित में काम करे। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो you read is through elections. People would elect their representative to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of all representatives, together control and guide the government. In this sense, people through their chosen representative from the government and also. अब भाई जब इतनी सारी चीजें, ये सारी जो बातें कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया हमारे देश की जो सिटीजन है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो सरकार को अप्रूवल देते हैं, वो लोगों को अप्रूवल देते हैं कि भाई तुम काम करो। अभी अप्रूवल जो है वो लोग कैसे देते हैं? तो उसका एक जो तरीका है अप्रूवल देने का, वो क्या है? वो तरीका है इलेक्शन। क्या है दोस्त? इलेक्शन। यानी इलेक्शन के थ्रू हमारे देश के अंदर लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। हमारे जो सिटीजन्स हैं, इलेक्शंस होते हैं, हम लोग वहां पे जाके वोट करते हैं, और वोटिंग के बाद एक जो ग्रुप होता है, जैसे अलग अलग पार्टीज खड़ी होती है इलेक्शन में, जैसे तुम्हारी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, बीएसपी हो गई, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेरियस पार्टीज हैं जो हमारे इलेक्शन में खड़ी होती हैं। अब ये सारी जो पार्टीज है ना, इनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा होता है जो इलेक्शन जीतता है। सपोज आज के टाइम पर 2025 में अगर कोई इलेक्शन होता है तो बीजेपी इलेक्शन जीत गई। अब इलेक्शन जीतने के बाद उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसके जो लीडर्स होते हैं, वो कहां जाते हैं? वो लीडर्स जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो लीडर्स है ना हमारे, इनको हम लोग ही अप्रूवल देते हैं थ्रू इलेक्शन। हम इन्हें वोट करके जितवाते हैं, वो हमारा एक अप्रूवल होता है कि भैया अब हम तुम्हें अप्रूवल दे रहे, तुम अब जाके लॉज बनाओ, पार्लियामेंट में जाकर के बैठो। ओके, देन अगर आगे बढ़ जाएं, फंस गया ये फिर, अच्छा आ गया, चलो। अरे वाह 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 वाह, क्या भाई साहब। ये देखो, ये है हमारी संसद। क्या है भाई? ये है हमारी संसद, हमारे देश का पार्लियामेंट, जहां पर सारे लॉज बनते हैं, सारे रूल्स बनते हैं, और सारे हमारे जो एमपीज एमएलएज वगैरह होते हैं वो यहीं पे ही बैठते हैं और अपना काम करते हैं। ओके, देखो ये अंदर का हिस्सा हो गया ये दोनों, ठीक है। देख लो पार्लियामेंट बाहर से आपका ऐसा दिखेगा। ओके, देन अगर आप पार्लियामेंट को अंदर से देखोगे तो पार्लियामेंट आपको अंदर से ऐसा दिखेगा। अब बात आती है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्या कह रहा है ये कह रहा है द रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट the people of India have in principle of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has
immense powers because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislatures. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. Okay, the country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contest elections usually belong to different political parties. अब इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया रोल क्या है हमारे पार्लियामेंट का। तो 1947 के बाद हमारे इंडिया का पार्लियामेंट बना था, हमारे भारत का पार्लियामेंट बना था। तो ये लोगों को ये क्या शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है, ये शो करता है फेथ, लोगों का भरोसा है इसके ऊपर। लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करके एज अ लीडर वहां पर भेजा है। अब वो लोग वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं और वो लॉज बना रहे हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं थ्रू इलेक्शन गवर्न की जाती, थ्रू इलेक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। जैसे अगर तुम लोकसभा के इलेक्शंस देखोगे तो हर 5 साल के बाद, एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। जैसे हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते रहेंगे। अब ये इलेक्शंस जो होते हैं इसमें जो हमारी कंट्री होती है, क्या होती है भैया, जो हमारी कंट्री होती है उसको स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको बांट दिया जाता है और उसके बाद फिर इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए जाते हैं। ओहो, व्हाट इज दिस buddy? With the help of the table below, let us understand this further. Result of the 17th Lok Sabha election 2019. तो भैया देखो यार, अब बात अगर तुम कर लोगे लोकसभा इलेक्शन 2019 की अगर तुम बात करोगे तो यहां पे तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए गए हैं और इसके एमपीज के। तो अगर पार्लियामेंट में तुम बीजेपी के एमपीज देखोगे 303 हैं, कांग्रेस के एमपीज देखोगे 52 हैं, डीएमके के एमपीज देखोगे 24 हैं, एआईटीसी के 22 हैं, वाईएसआरसीपी के 22 हैं, फिर एसएस शिवसेना के 18 हैं। ये सारे एमपीज हैं और ये उनकी पार्टीज यहां पर आपको दी गई है जो कि अभी 2019 के इलेक्शन में जीत करके आए थे। ठीक है, वो एमपीज बने और पार्लियामेंट में जाकर बैठे थे। एक बार इस पेज को देख लेना। फिर बात आती है कि अरे आजा चलो, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political parties. For a political parties to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indians nominated members in Lok Sabha, to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties. क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी जो पार्टी है हमारी वो नेशनल पार्टी कब बनेगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हमारे पार्लियामेंट में टोटल 543 एमपीज आने थे, यानी कि 543 हमारे सांसद आने थे, एमपीज आने थे। ठीक है, अब ये 543 जो टोटल सीट्स हैं ये जीतना है लोगों को। अब सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि आपके यहां पर आपकी जो पार्टी है वो एटलीस्ट इसका हाफ +1 वोट जीत जाए। जैसे अगर तुम इसका हाफ कर लो तो 543 का हाफ अगर मान लेते 272 है, +1 कर दो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके सीट्स या जिसके विधायक सांसद जो है 272 + 1 रहते हैं वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, सॉरी नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बच गई वो क्या बनेंगी, वो बनेंगी वहां पर ऑपोजिशन। अच्छा, ऑपोजिशन तो बनेगी, अब वो ऑपोजिशन
जिसके सब उससे कम, मतलब कि मान लेते हैं कि 273 एमपी इसके थे, और मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे किसकी बात कर लोगे तो 52 मान लेते हैं कि उसके थे कांग्रेस के। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की, तो कौन हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो गई हमारी कांग्रेस, एंड हमारी जो रूलिंग पार्टी हो गई वो कौन हो गई? रूलिंग पार्टी हो गई हमारी, अरे बताओ ना, रूलिंग पार्टी हो गई हमारी बीजेपी। ओके, टू कंट्रोल, गाइड एंड इंफॉर्म द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट while in session being with a question hours, the question hour is an important mechanism through which, अब देखो यार, जब भी हमारे देश के अंदर चाहे लोकसभा की बात कर लो चाहे राज्यसभा की बात कर लो, यहां से लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, हमारे लीडर्स बनते हैं, ठीक है, हमारे जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब वहां पे जाके इलेक्ट होकर बैठते हैं, वहां पर काम करते हैं, और उसके बाद हमारे पार्लियामेंट के सेशंस लगते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो तुम्हें मालूम होगा कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा था, मॉनसून सत्र चल रहा था, ठीक है। तो इसमें एक सेशन होता है क्वेश्चन सेशन। कौन सा सेशन? एक होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। इस सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो पार्लियामेंट के सेशंस हो गए आपके, ठीक है, तो वो डिवाइड किए गए हैं अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से और अलग अलग कामों के लिए। जैसे कि 1 घंटा दे दिया क्वेश्चन आवर्स के लिए, तो इसमें क्या है कि जो आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी के जो एमपीज हैं उनसे क्वेश्चन करेगी ऑपोजिशन जो वहां पे बैठी हुई है, और इसमें उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या करती है भैया? लोगों के लिए ये भी निश्चित करती है कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है हाउ टू न्यू लॉज कम अबाउट। नया जो कानून है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नया कानून बनेगा भाई? तो कोई भी जो नया कानून होता है उसको बनने के लिए द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problem of faced by people. Let us read the following story. चलो हम स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सीधा सिंपल वे में समझेंगे। क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट, ये जो कानून वगैरह है वो किस तरीके से बनते हैं, नए जो लॉज बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही बताया था, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही सेम चीज ये भी कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ मेकिंग में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले आपके जो लोकसभा में राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पास होगा, फिर आपके राज्यसभा में पास होगा, फिर वो आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट जो है आपके वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आपके लॉज जो है बनने जो है लॉ वो बन के तैयार होगा। ओके, सो आई थिंक ना ना ना, where is it yeah, it's it. Unpopular and controversial laws. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence, people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. In a democracy like our, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people being feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. कई बार ना क्या होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है
ठीक है, कुछ ऐसे भी लॉज बना देती है, कुछ ऐसे भी लॉज को पास कर देती है जो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है लोगों के लिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है। ठीक है, यानी हमारा संविधान जो है वो तो उसकी वैलिडिटी देता है, वो उस चीज की अप्रूवल देता है, लेकिन लोगों को लगता है कि सरकार का जो इंटेंशन है इस काम के पीछे वो कुछ गलत है, हार्मफुल इंटेंशन है उसके पीछे। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई लॉ बनता है, ऐसा कोई कानून बनता है, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है वो अपनी आवाज उठाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर लोगों को बोलने की आजादी है। ठीक है, खैर आज के टाइम पर, खैर ठीक है, बोल सकते हैं यार, मैंने कब बोला कि नहीं बोल सकते? तो ये सारी चीजें हैं, अगर लोगों को किसी भी कानून से, किसी भी लॉ से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद वो लोग अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो आवाज उठाएंगे तो पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनता है और उस लॉ को बदलना पड़ता है, उस कानून को बदलना पड़ता है। ठीक है, अब लोग जो है वो अपनी आवाज कैसे उठाएंगे? थ्रू टीवी न्यूज चैनल्स, थ्रू अपने आर्टिकल्स वगैरह लिख करके, और भी अलग अलग वेरियस जो चीजें रहती हैं उन सभी चीजों को यूज करके वो लोग ये सारे जो अपनी प्रॉब्लम्स है उनको सरकार के सामने, सरकार के समक्ष समक्ष रखते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, यही था हमारे ये चैप्टर, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। किस तरीके से पार्लियामेंट बनती है, किस तरीके से पार्लियामेंट का निर्माण हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, लॉज किस तरीके से बनते हैं और वो इंप्लीमेंट किस तरीके से होते हैं, ये तो हम लोग बाद में ही पढ़ लेंगे। खैर हल्का फुल्का इसमें हमने देख लिया है। ठीक है, तो यही था ये चैप्टर, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए तुमसे बस एक ही बात बोलूंगा, पढ़ते रहो, खेलते रहो, मौज मस्ती मारते रहो, और न्यू सिटीजन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहो। मैं तो कहता हूं तुम लोग बार बार डाउनलोड करो, फिर उसे डिलीट मारो, फिर डाउनलोड करो। ठीक है, लेकिन कुछ भी करो उसे डाउनलोड करना है किसी भी हालत में। ठीक है, बाकी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।